मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले पार्ट में आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स टॉपिक फंक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और इसके बाद हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। इनको 1 बाय 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1I पेज नंबर 48-39 है ये, और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के टाइप का ही क्वेश्चन नंबर 5 और 8 है, शायद देख लीजिएगा आप लोग अपनी बुक पे। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को बताते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 बताने वाले हैं और बताना चाहते हैं कि इसी एक्सरसाइज का 2-3 क्वेश्चन जो कि हमने समझा कि इसका आपको नोट्स दे दिया जाए, आप समझ सकते हैं, उसको मैंने नोट्स भी दे रखा है, तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। एक फंक्शन दिया गया है f मैप्स फ्रॉम x टू y, एक दिया गया फलन है जहां x जो है कि इस प्रकार से है कि x एक रियल नंबर है लेकिन x 0 नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ, और fx इज इक्वल टू 1/x इस प्रकार से है। अब fx इज इक्वल टू 1/x फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले इसको मुझे चेक करना है कि एकाएकी है कि नहीं, ये आच्छादक है कि नहीं। आइए चेक कर लेता हूँ, बहुत आसान सा है। पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा? fx1 का मतलब 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। दिस इम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2। अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 रखा जाए और कुछ ऑपरेशन के जरिए, कैलकुलेशन के जरिए अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो हम लोग क्या कहते थे कि फंक्शन एकाएकी है। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः एकाएकी यानी कि 1-1 है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो आपसे पूछा गया, आपकी बुक में पूछा गया है कि ये आच्छादक है कि अंतरक्षेपी है। तो आच्छादक दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, माना y इज इक्वल टू 1/x, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1/y। इसको फंक्शन 1 मान लीजिए, इसको fx इज इक्वल टू 1/x को फ्रॉम 1 fx इज इक्वल टू 1/x को रिप्लेस करेंगे 1/y से, यानी कि 1/y इस प्रकार से लिख दिया गया है। इसी को क्या कह दिया गया? y कह दिया गया। दिस इम्प्लाई fx इज इक्वल टू आपने कह दिया y। इसी चीज़ को हम लोग सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे जैसा आपको बताया गया था। fx ये सेट का फॉर्म हो गया, स्मॉल y को हम कैपिटल Y सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं। जब ये कंडीशन अगर बन जाए तो हम लोग कहते थे कि अतः फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन आच्छादक है, यानी कि ऑन टू मैपिंग है। आप लिख लीजिए, अतः फलन आच्छादक है यानी कि ऑन टू मैपिंग। ठीक, तो इस प्रकार के ये 3 क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, तो इस अंतर को आप समझ सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। एक दिया गया फलन है fn इज इक्वल टू n+1/2 यदि n एक विषम संख्या है और n/2 यदि n एक सम संख्या है। यानी कि एक फंक्शन को 2 प्रकार से डिफाइन किया गया है। n यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। इसको समझना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है, बहुत आसान है। हम एक टेबल बना सकते हैं यहाँ पे, और या तो फिर आप सीधे सीधे ऐसे निकाल लें, f1 की वैल्यू निकालें। f1 यहाँ पे विषम संख्या के लिए ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, यानी कि n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1 मिल रहा है। f2
अब की बार अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर n एक सम संख्या मान रहे हैं। ये n क्या है, ये f2 का मतलब यहाँ पे n एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है आपके क्वेश्चन में। इस प्रकार से हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया। f3 ये एक ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो f3 का मतलब यहाँ पे इस फंक्शन पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। इसी प्रकार से f4 क्या मिलेगा, f4 इज इक्वल टू 4/2 यानी कि सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो। यहाँ पे ये भी 2 दे रहा है, 1 1 2 2, आगे शायद 3 3 दे देगा। तो कहने का मतलब जब आप मैपिंग बना रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन यानी कि ग्राफ जो बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, वो इस प्रकार से बनने वाला है। यहीं पे बनाए दे रहा हूँ। ये भी ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक मैपिंग बनाई गई है। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 अप टू 1 बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 और 2 का इमेज 1 पर बन रहा है, यानी कि इस प्रकार से 1 का इमेज 1 पे बन रहा है। f2 का वैल्यू भी 1 मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार से ये फंक्शन बन रहा है। f3 की वैल्यू भी 2 है, f4 की वैल्यू भी 2 है। f3 और f4 दोनों की वैल्यू 2 दिखा रहा है यहाँ पे ये, और ये इस प्रकार से। अब आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले एक आसान सी बात जो है कि वो ये समझ सकते हैं कि जो फंक्शन है मेनी वन है, यानी कि एक से अधिक का इमेज जब किसी एक एलिमेंट पे बनता है कोडोमेन के, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज अगर कोडोमेन के एक एलिमेंट पे बनता है तो इसका मतलब मैपिंग हो जाती है ये मेनी वन। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि 1 पे बना इमेज, 2 पे बना इमेज, 3 पे भी बनेगा, 4 पे आप आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसी समस्या नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये बहुएक आच्छादक फलन है। कैसा फलन होगा ये, अतः बहुएक आच्छादक फलन है। बहुएक आच्छादक का मतलब मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से विद्यार्थियों ने समझ लिया। मैंने कहा कि इसी एक्सरसाइज के 1 2 3 क्वेश्चन आपको नोट्स में दिए गए हैं। फिलहाल इसके जस्ट बाद मैं इसकी अगली एक्सरसाइज जे शुरू करूँगा और इसी वीडियो में। ओके, हो गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक थ्योरी अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी कि फलनों का संयोजन यहाँ पे बताना आवश्यक है। फलनों का संयोजन जैसे रिलेशंस का संयोजन था, तो फिलहाल मैंने वहाँ पे बताया नहीं था, यानी कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस मैंने, क्योंकि टॉपिक इसी से सेम जुड़ा था तो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था। यहाँ पे इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे बता दिया जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, यदि 2 दिए गए फलन f maps from A to B तथा G maps from B to C हैं, तो इनके संयोजन यानी कि कंपोजिशन, तो इनके संयोजन को निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है। सबसे पहले मैं फिगर बनाऊंगा, उसके बाद इनका रूल लिखूंगा।
आप समझने यहाँ पे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी आपको। ये ए से बी पे एक मैपिंग एफ बनाई गई है, एफ ये ए सेट है और ये सेट बी है। उसके बाद कंपोजिशन तभी होगा जब कंपोजिशन की एक शर्त होती है इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी वो शर्त नोट पॉइंट करके आपको बता रहा हूँ। ये बी से सी पे एक मैपिंग जी बनाई जा रही है यहाँ पे इस प्रकार से। इसका अगर एक एलिमेंट ए ले लें, इसका एलिमेंट बी ले लें और इसका एलिमेंट सी ले लें इस प्रकार से, तो ए से बी में मैपिंग को एफ कहा गया है, बी से सी के मैपिंग को जी कहा गया है। तो इनका जो कॉम्पोजिशन हो सकता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू सी such that A C such that A belongs capital A and C belongs capital C। यानी कि एक एलिमेंट स्मॉल ए कैपिटल ए सेट का माना गया है, सेट बी का एक एलिमेंट स्मॉल बी माना गया है और सेट सी का एक एलिमेंट स्मॉल सी माना गया है। इस प्रकार से संयोजन जरा विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए जो फिगर बनाया गया है, और अधिक समझ में आ जाएगा। अभी इसके तुरंत बाद मैं इसी का एक एग्जाम्पल आपके साथ लेने वाला हूँ। तो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी सच दैट ए बिलोंग्स कैपिटल ए एंड सी बिलोंग्स कैपिटल सी। इसे जी ऑफ एफ बोलेंगे, एफ ऑफ जी नहीं। आप इसको समझने का प्रयास करें, बस हो गया ये। तो निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ए सी सच दैट ए बिलोंग्स ए बी सी बिलोंग्स कैपिटल सी। ये कहा जाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इस कंपोजिशन को एक एग्जाम्पल के जरिए मैं बहुत अच्छा समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले 2-3 नोट पॉइंट आते हैं यहाँ पे। इनको विद्यार्थी पूर्ण रूप से नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे। नोट 1 यहाँ पे आता है। ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन केवल तभी पॉसिबल होगा, लिख दूंगा यहाँ पे, एफ मैप्स फ्रॉम, यानी कि एफ व जी का संयोजन केवल तभी संभव है जबकि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, और रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। आप इसको समझने का प्रयास करें। जैसे ए से बी में अगर एक फंक्शन दिया गया था तो इसका जो रेंज था वो बी था, और इसका जो डोमेन होगा, ये बी से सी का जो डोमेन होगा यानी कि फंक्शन जी का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा सेट बी। यही बात यहाँ पर नोट पॉइंट के रूप में कही गई है। इसी प्रकार से सेकंड नोट पॉइंट आता है कि दो फलनों का संयोजन जो होता है, जैसे जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, यानी कि फलनों का जो संयोजन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात दो दिए गए फलनों का संयोजन सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय का मतलब कम्यूटेटिव रूल होता है, नियम का पालन नहीं करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप वहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे तीसरा रूल आता है, यानी कि तीसरा नोट पॉइंट ये फलों के कंपोजिशन से निकल के आता है। एच ऑफ जी ऑफ एफ
इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ। आप ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कैसे मैं इसको समझा रहा हूँ, इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से, ऐसे। यानी कि फलनों का क्रम विनिमय नियम तो यहाँ बता दिया गया है। अब की बार साहचर्य नियम बता रहा हूँ। जो फलनों का कंपोजिशन होता है वो हमेशा साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात साहचर्य नियम का मतलब एसोसिएटिव रूल होता है, अर्थात फलनों का संयोजन साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव रूल नियम का पालन करता है। विद्यार्थी इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि इसका नोट्स में अलग से नहीं दिया गया है, तो यहीं से आपको नोट्स बनाना होगा इसका पूर्ण रूप से। और इसके तुरंत बाद मैं आपको इसी का एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ओके, आप ध्यान दें, जो कंपोजिशन की थ्योरी अभी आपको बताई गई है तुरंत उसी का ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 6 है एक्सरसाइज के पहले का, तो मैं इसको पूर्ण रूप से बताने वाला हूँ। और इसी प्रकार से फंक्शन ये रिलेशंस का कंपोजिशन भी आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बता सकते हैं, वैसे कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। आइए शुरुआत करता हूँ इसकी कंपोजिशन की। तो सबसे पहले हम इसका काम ये कर देते हैं कि इसका मैं नाम दे देता हूँ, इसको सेट ए नाम दे देता हूँ, इसको सेट बी नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे बी और ये जी मैप्स फ्रॉम बी टू सी होता है, इसको मैं बी और इसको सी नाम दे देता हूँ। इस प्रकार से आपने ए बी सी ये 3 सेट्स आपने दे दिए हैं। तो यहाँ पे कंपोजिशन दिखाना है, तो सबसे पहले ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे B होगा और यहाँ पे C होगा। A से B के जो मैपिंग है उसको F नाम दिया गया है, जो B से C की मैपिंग है उसे G नाम दिया गया है। तो A से C का जो कंपोजिशन होगा वो G ऑफ F कहा जाएगा। पूर्ण रूप से यहाँ पर विद्यार्थियों को समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं हम। आइए सबसे पहले तो सेट ए के एलिमेंट 2 3 4 5 दिख रहे हैं, 2 3 4 5 इस प्रकार से। सेट बी के एलिमेंट यहाँ पे 3 4 5 9 है, 3 4 5 9। सेट सी के एलिमेंट हैं यहाँ पे 7 11 15, 7 11 15 इस प्रकार से। अब फंक्शन पे आइए, जो फंक्शन दिए गए हैं f2 = 3, यानी कि फलन का जो यहाँ पर a का इमेज है, यानी कि इस 2 का जो इमेज है वो किस पे है, 3 पे है। f2 = 3 का मतलब 2 का इमेज 3 पे बन रहा है। f3 = 4, यानी कि 3 का इमेज 4 पे बन रहा है। आगे f4 f5 का इमेज 5 पे बनाया गया है, f4 f5 का इमेज 5 पे बनाया गया है इस प्रकार से। तो बिल्कुल ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया है, a से b में एक फंक्शन f बनाया गया है। इसके बाद मैं बात करूँगा फंक्शन g की। g3 g4 का इमेज यानी कि 3 और 4 का इमेज 7 पे बनाया गया है, 3 और 4 का इमेज 7 पे बनाया गया है इस प्रकार से। 3 और 4 का इमेज 7 पे बना दिया गया है। और इसके बाद आप देखें कि G5 और G9 का इमेज 11 पे बनाया गया है, G5 और G9 यानी कि 5 और 9 का इमेज 11 पे बना दिया गया इस प्रकार से। अब ये फंक्शन आपको g ऑफ f की वैल्यू कैसे निकलेगी इसको आपको समझना है। अभी तक तो हम केवल वही बातें यहाँ पे की हैं जो बातें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं, बस क्वेश्चन को लिखने का तरीका इस प्रकार से आ गया आपके सामने। अब बात करेंगे सीधे हम लोग 2 3 बिलोंग्स f, 3 7
बिलोंग्स जी, दिस इम्प्लाई 2 3 3 7 यानी कि ए बी बी सी यानी कि ए सी यानी कि 2 7 बिलोंग्स जी ऑफ एफ। बिल्कुल आसान है, विद्यार्थी थोड़ा सा कंसंट्रेशन दिखाएं यहाँ पे। 3 4 बिलोंग्स एफ, 3 4 के बाद 4 7 4 7 बिलोंग्स जी, दिस इम्प्लाई यहाँ पे 3 7 कहाँ पे बिलोंग करेगा, जी ऑफ एफ में बिलोंग करेगा। 4 5 बिलोंग कर रहा है एफ में, 4 5। उसके बाद 5 11 बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 11 कहाँ पे बिलोंग करेगा, 4 11 बिलोंग करेगा जी ऑफ एफ में। उसके बाद फिर से बात करूँगा 5 5 बिलोंग्स एफ, 5 5 बिलोंग्स एफ। और उसके बाद 5 5 के बाद 5 11 बिलोंग्स जी, तो दिस इम्प्लाई 5 11 हो जाएगा यहाँ पे, 5 11 बिलोंग्स जी ऑफ एफ। ये हो चुकी है, पूरा कंपोजिशन बन चुका है ये। आप फिर समझ सकते हैं 2 3 3 7 यानी कि 2 7 पहला एलिमेंट हो जाएगा, दिस इम्प्लाई जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 2 7 3 7 4 11 5 11। इस प्रकार से इसको एक बार फिर समझने का प्रयास करें। 2 3 3 7 यानी कि एक एलिमेंट होगा आपका 2 7, 3 4 4 7 यानी कि दूसरा एलिमेंट होगा 3 7, 4 5 5 11 यानी कि हो जाएगा 4 11, ये लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 5, दिस इम्प्लाई 5 11, तो यानी कि 5 11 एक एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा 5 11। ये पूर्ण रूप से ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा जी ऑफ एफ का। ओके विद्यार्थियों, हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। यहाँ पर एफ मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एक दिया गया फलन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ इनवर्स 40 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक इनवर्स फंक्शन निकालना है इस दिए गए फंक्शन का, उसके बाद उसकी 40 एक्स इज इक्वल टू 40 पर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है सलूशन में, ध्यान दीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इनवर्स निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 4। यही जब y का मान x के पदों में था तो ये मेन फलन था, इसी को आप y भी तो मानते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जब हमने कुछ ट्रांसफ़र करने के जरिए यानी कि पक्षांतर के जरिए जब हमने x का मान y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका मतलब यही क्या कहलाता है, ये कहला जाता है इस फंक्शन का इनवर्स। इसी चीज़ को हम एक लाइन में f इनवर्स x कह सकते हैं। क्योंकि फंक्शन x का है तो y की जगह पे x रिप्लेस कर दिया जाएगा, बस अंतर इतना ही आता है, इसको समझना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, f इनवर्स निकालना यानी कि किसी दिए गए फलन का इनवर्स कैलकुलेट करना बहुत आवश्यक है। अब पुट x इज इक्वल टू 40, दिस इम्प्लाई f इनवर्स 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 4। ये प्लस माइनस में तो रहेगा ही, अंडर रूट की क्वांटिटी है तो 36 यानी कि प्लस माइनस 6, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। कोई ऐसी समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है यहाँ पर सारी चीज़ें। आगे बढ़ूँगा, एक फंक्शन का कंपोजिशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको। एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, जी भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और तीसरा फंक्शन एच यहाँ पे दिया गया है।
ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। एफ एक्स जी वाई और एच जेड 3 दिए गए फंक्शन है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, इस प्रकार से इसको प्रूफ करना है। इसका सलूशन यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान दें। सबसे पहले मैं एच जी ऑफ एफ निकाल रहा हूँ। जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ की वैल्यू यहाँ पे है 2x, बेहद आसान है। जी ऑफ 2x निकालना, जी ऑफ 2x का मतलब जी के फंक्शन में जहाँ पे y है वहाँ पे 2x रखा जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2x प्लस 4, सॉरी 3 इंटू वाई के जगह पे 2x है, ऐसे ये गलती है, बस ये हो जाएगा 6x प्लस 4, ये जी ऑफ एफ हो गया। हमको निकालना वास्तव में एच ऑफ जी ऑफ एफ है। नाउ एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच के फंक्शन में ऐसे लिखेंगे हम लोग एच 6x प्लस 4। बहुत आसान है, तरीका है बताने का, आप बिल्कुल आसान समझ में आएगा। अब सीधे पहुँचेंगे हम लोग h के फंक्शन पर, जहाँ पे z है वहाँ पे क्या हो जाएगा, z की जगह पे 6x प्लस 4, यानी कि साइन 6x प्लस 4। इस प्रकार से आपने h ऑफ g ऑफ f कैलकुलेट किया है। अब की बार हम यहाँ पे इस साइड की क्वांटिटी को सॉल्व करने वाले हैं, तो सबसे पहले h ऑफ g निकालने वाले हैं। h ऑफ g इज इक्वल टू h के फंक्शन में, h के फंक्शन में g की वैल्यू यहाँ पे है 3y प्लस 4। अब h के फंक्शन में h का फंक्शन यहाँ पे है h z इज इक्वल टू साइन z, यानी कि साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3y प्लस 4, ऐसे हो गया ये। अब यहाँ पे ये हो जाएगा h ऑफ g। h ऑफ g के बाद हमको इसी में ऑफ f निकालना है। दिस इम्प्लाई h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। f के फंक्शन में, f का फंक्शन हमारे पास ये है, f का फंक्शन ये है, और यहाँ पे हो जाएगा ये सीधे सीधे साइन और 3y की जगह पे f का फंक्शन आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 4। सीधे सीधे आपका रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है साइन 6x प्लस 4। ये साइन 6x प्लस 4 यहाँ से भी आपने कैलकुलेट किया और साइन 6x प्लस 4 यहाँ से भी कैलकुलेट किया, हेंस प्रूव्ड। एक लाइन विद्यार्थी लिख लेंगे, दिस इम्प्लाई LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज 1J का यहाँ पे f मैप्स फ्रॉम 1 to 3 to a b c, और फंक्शन दिया गया f1 इज इक्वल टू a, f2 इज इक्वल टू b, f3 इज इक्वल टू c। कहने का मतलब अगर मैं ये मैपिंग दिखाई गई है कि इससे इस पर मैपिंग बनाई गई है, इमेज बनाई गई है, अगर मैं इसका फंक्शन लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिखूँगा f1a 2b और तीसरा एलिमेंट इसका हो जाएगा 3c, इस प्रकार से ये f हो गया। अब इसका f इनवर्स निकालना है, तो f इनवर्स का मतलब आप जानते हैं कि इसके क्रमित युग्मों के क्रम को पलट देने पर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स के ऑर्डर को आपस में रिप्लेस कर देने से जो भी बनेगा वो इसका इनवर्स बनेगा, यानी कि a1 b2 c3, ये हो जाएगा f इनवर्स। अगर इसका फिर से एक बार इनवर्स निकालूंगा तो f इनवर्स होल इनवर्स निकलेगा, एंड नाउ f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू 1a 2b 3c, इस प्रकार से हो गया ये f इनवर्स होल इनवर्स। आप क्या देख रहे हैं कि ये f के बराबर है, यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी यहाँ पे कि f इनवर्स का होल इनवर्स फिर से मूल फलन यानी कि f ही मिल जाता है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू f, हेंस प्रूव्ड। ये फाइनल हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 मिसलेनियस एक्सरसाइज का यहाँ पे है आपकी किताब का,
कहा गया है कि दो फलनों f मैप्स फ्रॉम n टू z और g मैप्स फ्रॉम z टू z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार से हैं कि g ऑफ f एकाएकी है परंतु g एकाएकी नहीं है। तो इसका सलूशन बहुत आसान है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका सलूशन सबसे पहले ध्यान देना है कि g जो मैपिंग है वो z से z में है, g मैप्स फ्रॉम z टू z यानी कि इंटीजर से इंटीजर में है और ये एकाएकी नहीं है। तो यहाँ पे लेट gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये मैपिंग एकाएकी नहीं है, ये बहुएक फलन हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब आप जानते हैं। छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ आपके समझाने के लिए, फिगर सवाल को समझना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ये मैपिंग g है और यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, -1 +1 दोनों का इमेज 1 पे ही बन रहा है। इस प्रकार से ये मैपिंग एकाएकी नहीं यानी कि बहुएक है। तो हमको प्रश्न में यही बात पूछी गई थी कि g एकाएकी नहीं यानी कि बहुएक हो गया, ठीक। उसके बाद कहा गया कि g ऑफ f एकाएकी है एंड लेट fx इज इक्वल टू x, तब भी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि fx इज इक्वल टू x। अब g ऑफ f जो हो जाएगा हियर g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f मैप्स फ्रॉम z टू मैप्स फ्रॉम n टू z हो जाएगा, n टू z, यानी कि g ऑफ f जो मैपिंग बनेगी वो नेचुरल नंबर से इंटीजर में बनेगी। एंड g ऑफ f इज इक्वल टू जो यहाँ पे बनेगा g ऑफ f बनेगा, g के फंक्शन में f की वैल्यू रखनी है यानी कि f की वैल्यू x है, तो इस प्रकार से g ऑफ f हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मैपिंग आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर से इंटीजर में ये मैपिंग कैसी है, ये मैपिंग 1-1 मैपिंग है। वही बात पूछी गई थी, g ऑफ f एकाएकी है और g एकाएकी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझ में आ चुके हैं, यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को नोट करें। तब तक इस क्वेश्चन को 27 को मैं उस साइड पे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। नंबर 27 कहा गया, ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। दो फलनों f मैप्स फ्रॉम n टू n यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तथा g मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के उदाहरण दीजिए कि g ऑफ f आच्छादक है परंतु f आच्छादक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, इसका सलूशन आप इधर देख रहे हैं। इसका सलूशन 27 का मैं इधर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान दें कि कहा गया है कि g ऑफ f आच्छादक है लेकिन f आच्छादक नहीं है। f मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये गिवन है। लेट fx इज इक्वल टू 2x, fx इज इक्वल टू यहाँ पे हमने फंक्शन ले रखा है 2x का। अब ये जो 2x का फंक्शन है आप इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं होती हमारे पास। कहा गया है कि ये f आच्छादक नहीं है। f1 की वैल्यू आप बताएं क्या हो जाएगी, f1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, f2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी कि 1, 3 पे कभी कोई इमेज नहीं बनने वाला है। तो इसका मतलब ये मैपिंग आच्छादक नहीं है। लेट fx इज इक्वल टू 2x, यह आच्छादक यानी कि ऑनटू नहीं है। इस प्रकार से आपने देख लिया। अब हमसे कहा गया है कि एक ऐसा फंक्शन g यहाँ पे कंसीडर करना है कि g ऑफ f आच्छादक हो जाए। g ऑफ f ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट gx इज इक्वल टू x/2। अब ज़रा हम g ऑफ f कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे g ऑफ f ही पूछा गया था। नाउ g ऑफ f इज इक्वल टू g ऑफ f के फंक्शन में f की फंक्शन यहाँ पे है 2x। अब g ऑफ 2x का मतलब g के फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2x रखना है, यानी कि हो जाएगा 2x
अपॉन टू, यानी कि x हो जाएगा, g ऑफ f इज इक्वल टू x हो जाएगा। और g ऑफ f जो मैपिंग होगी वो यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होगी। हियर g ऑफ f मैप्स फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग कैसी है, ये आच्छादक फलन है ये, जबकि यहाँ पे आपने देखा था कि fx जो है वो आच्छादक नहीं था। अतः एक लाइन लिख लीजिए, g ऑफ f एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, यही रिजल्ट फाइनल रिजल्ट हो जाता है। अब मित्रों बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन का पूर्ण रूप से टॉपिक समाप्त होता है। फंक्शन यहाँ पे 6 पार्ट में फंक्शन आपने कंप्लीट किया है। इससे संबंधित जो नोट्स होगा वो हम इसके लास्ट में देने वाले हैं, और इसके आगे हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं उसको शुरू करने वाला हूँ यहाँ पे।